नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे ने अवाम को परेशान कर रखा है। अपोजिशन पार्टियां इस बढ़ती महंगाई को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को लगातार तनकीद का निशाना भी बना रही हैं, लेकिन इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस दरमियान ये मुतालबा भी मरकजी हुकूमत से किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को GST के दायरे में लाया जाए ताकि उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हो। अब इशारे मिल रहे हैं कि इस मशवरे पर हुकूमत गौर व खौस कर रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन और वज़ीर बराए पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने इशारा दिया है कि तेल की कीमतों को जो GST के दायरे में लाया जा सकता है। यहाँ काबिल जिक्र है कि अगर GST की आला शरह भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रखी जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर मरकजी हुकूमत प्रोडक्शन फीस और रियासती हुकूमत वैट वसूल करते हैं। इन दोनों की शरहें इतनी ज़्यादा हैं कि 35 रुपये का पेट्रोल मुख्तलिफ रियासतों में 90 से 100 रुपये फी लीटर तक पहुँच गया है। ज़राए के मुताबिक अगर पेट्रोलियम मसनूआत को GST के तहत शामिल किया जाता है तो मुल्क भर में ईंधन की यकसा कीमत होगी। उतना ही नहीं, अगर GST काउंसिल ने कम स्लैब का मुतबादिल मुंतखब किया तो कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान में 4 प्राइमरी GST रेट्स हैं। इनमें 5%, 12%, 18% और 28%। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर मरकजी और रियासती हुकूमतें प्रोडक्शन फीस और वैट के नाम पर 100% से ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के अक्टूबर 2020 में हुए इम्तिहान में आखिरी मौका गंवा चुके उम्मीदवारों को एक और मौका देने से मुतालिक अर्जी चारशंबे को खारिज कर दी। जज AM खानवलकर, जज इंदु मल्होत्रा और जज A रस्तोगी पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वबा और उससे मुतालिक लॉकडाउन की वजह से हुई मुश्किलात का हवाला देकर एक और मौका दिए जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अर्जी गुजारों ने दलील दी थी कि वबा की वजह से उनकी तैयारी मुतासिर हुई है, इसीलिए उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। बेंच की तरफ से जज AM रस्तोगी ने फैसला कोऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया। अदालत ने कहा कि दरखास्त मुस्तरद किए जाने के असबाब की तफसीलात फैसले में दी जाएंगी। इस दरमियान अदालत उस्मान ने मामले के वकील अनुश्री कपाड़िया के दलाइल की तारीफ की। अदालत ने गुज़िश्ता 9 फरवरी को इस मामले में फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी काबीना ने चारशंबे को पुडुचेरी में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की सिफारिश कर दी है। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की सिफारिश के बाद कैबिनेट ने चारशंबे को इसका प्रपोजल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। 22 फरवरी को असेंबली में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान वजीर आला नारायण स्वामी अक्सरियत साबित नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया था। माना जा रहा था कि अपोजिशन पार्टी AIADMK हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी, लेकिन AIADMK ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इलेक्शन करीब है और पार्टी इंतखाबात में उतरेगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नारायण स्वामी के इस्तीफा के बाद किसी ने भी हुकूमत बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 14th असेंबली को डिसॉल्व करने की सिफारिश की थी। अब हमने उसे सदर राज नाफिज करने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। उनकी मंजूरी के बाद असेंबली वहां की डिसॉल्व कर दी जाएगी। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत के 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ पार्लियामेंट तक मार्च निकालने वाले बयान के जवाब में कहा कि वो किसानों से कई मरतबा बात कर चुके हैं और अब भी उन्हें कुछ कहना है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तोमर ने कहा कि हुकूमत काश्तकारों की आमदनी को दूना करने और ज़राअत की फलाह बहबूद के लिए काम करने की पाबंद अहद है। बातचीत कई बार हो चुकी है। अगर वो अब भी किसी मसले को उठाना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई
मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार किसान के और कृषि के दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। इनका लाभ खेती के क्षेत्र को मिलने लगा है और आने वाले कल में इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत सुधरेगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, खेती समृद्ध होगी और हम किसान कायद राकेश टिकैत ने महापंचायत से खिताब करते हुए कहा कि ये तहरीक लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत नए ज़रई क़वानीन को वापस नहीं लेती तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो किसानों के एहतराम के साथ खेलना छोड़ दे। टिकैत ने जो किसानों के महापंचायत में शिरकत के लिए सेकर आए थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि ये तहरीक गैर सियासी है और ये गरीब किसानों की रोजी रोटी से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने कहा कि तहरीक तवील होने वाली है। टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के ज़ेर एहतमाम ये किसान तहरीक किसानों के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए तीनों क़वानीन की वापसी तक जारी रहेगी। इससे पहले महापंचायत में आने वाले हज़ारों किसानों से खिताब करते हुए टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो मुश्तइल किसानों को ज़ातों में तकसीम करके तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे किसान कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई राजस्थान से लड़ी जाएगी, यहाँ की मिट्टी और किसान मजबूत हैं। टिकैत ने कहा कि पार्लियामेंट का मुहासरा करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा तैयार कर रहा है और अगली मरतबा 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में मार्च करेंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। चीज है सीधा घेरेंगे अब क्या संसद घेरने हाँ घेरेंगे संसद घेरेंगे। हाँ तो सर क्या इसके किस हिसाब से क्या अरे घेरने में तैयारी होगी तो उसी के लिए भूमिका तैयार हाँ करेंगे। जिस दिन कॉल करेंगे किसान तैयार कर रहे चलेगा दिल्ली की तरफ पे। कितना लंबा चलेगा सर जिस तरह की व्यवस्था ये तो चलेगा, ये तो उम्मीद है कि 2024 लोग को चलेगा ये। अगला कौन क्या होगा किसानों के लिए? और क्या पता क्या होगा अभी क्यों बता दे भैया आपको। हाँ सर सबसे बड़ी बात है बताओ कि आपके किसान मोर्चे के अलावा प्रदेश में जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वो समय समय पे इस आंदोलन की बुराई भी करती हैं, कई धरने दिए जाते हैं, कई तो भाई ये हालात देखने पड़ते हैं। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो डड़ा लोको ही खेल रहे हैं। मतलब किसी की जेब में कुछ गिर दिया, किसी की फिर कहेगा ढूंढो डड़ा कहाँ गया। विपक्ष कमजोर है देश में सर। लेकिन ये भी तो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से जो गैर भाजपाई दल हैं उनको जो उपचुनाव हो रहे हैं या जगह जगह जो भी स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उनमें गैर भाजपाई दलों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अरे हमें क्या पता, कोई हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे, जिसे जो कुछ कर रहा कर लो, हम क्या करें उसमें भाई। ये क्यों मौका दे रहे हैं? अरे बिल वापसी ले ले और वाहवाही लुटे। किसानों को हमने यू काम कर दिया, यू करे 10 काम करे। किसानों का चेहरा बनाना पड़ेगा सरकारों को, वो चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो। हमारा इशू पॉलिटिकल नहीं है, न इसमें कोई पॉलिटिकल वोट तलाश है। ये तो किसानों का आंदोलन है, गरीब की रोटी का सवाल है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख पे देश में व्यापार ना हो, ये उसका आंदोलन है। सर सबसे बड़ी बात, अब किसान आंदोलन जो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? अब जैसे आपके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके बाद क्या? अरे इसके बाद पूरे देश में जाएंगे। हमारे तो 23 मार्च लोग को लगे प्रोग्राम भाई, हमारे पे भी टाइम कम है। लग रहे पूरे मोर्चे के लोग लग रहे पूरे देश में जाएंगे। देश तो बहुत बड़ा, फिर दूसरा कर देंगे। जुताई क्या एक बार ही हो, दूसरे भी हो, फिर तीसरे भी हो, करू जाएंगे रैली। अब कहीं यहाँ करी फिर दूसरे जिले में जा करेंगे। तो राजस्थान बहुत बड़ा है, पूरा देश बहुत बड़ा है। 40 आदमी लगेंगे जब 1 साल में पूरा होगा। ठीक है जी। सर सीकर में आज महापंचायत किस रूप में देखते हैं? महापंचायत की जरूरत पड़ी और सीकर आप आए हैं, हाँ क्या लोगों का ये तो जबरदस्त मीटिंग हुई और सीकर की मीटिंग ऐतिहासिक होती है। सीकर की मीटिंग जो होती है तो ये तो क्रांति जाती है मीटिंग यहाँ की। ठीक है, सीकर की मीटिंग क्रांति जाती है। दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी किसानों का मुजाहरा किसी सूरत में खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस दरमियान पुलिस ने कई बार कोशिश की कि धरना खत्म हो, लेकिन मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन की वापसी के मुतालिबे पर कायम किसानों ने पीछे कदम नहीं खींचे। अब टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के जरिए लगाया गया एक पोस्टर सामने आया है जिसमें हिंदी और पंजाबी में लिखा गया है कानूनी तंबिया।
आप सभी का यहाँ इकट्ठा होना गैर कानूनी है, आपको मुतनब्बा किया जाता है वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पोस्टर टिकरी बॉर्डर पर लगाया गया है, जिसके बारे में पता चलने पर किसान कायदीन ने सख्त एतराज जाहिर किया। किसान यूनियनों ने टिकरी बॉर्डर वाक़े धरने के मकाम पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से मुजाहिरीन को धमकाया नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि ये पोस्टर नए नहीं हैं और उनमें मुजाहिरीन को ये सिर्फ बताया गया है कि उन्हें कौमी राजधानी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर एडिशनल डीसीपी सिद्धांशु धामा के हवाले से कहा गया कि 26 जनवरी की तशद्दुद के बाद ही ये बोर्ड लगाए गए थे। ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे मुख्तलिफ किसान यूनियनों की मुश्तरका तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि पुलिस के कदम की मुखालिफत करती है क्योंकि मुजाहरा अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही मोर्चे ने किसानों से अपील की है कि वो पुरअमन मुजाहरा जारी रखें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मुल्क के किसानों का अज़्म और जज्बा सबके लिए तरगीब का जरिया है और इसके लिए हुकूमत ने उनकी ज़िंदगी को विकार फराहम करने और उनकी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की थी। इस योजना के 2 बरस मुकम्मिल होने के मौके पर नरेंद्र मोदी ने चाशुम्बे को कई ट्वीट करके कहा कि 2 बरस पहले आज के दिन अहले वतन के लिए अनाज पैदा करने के लिए दिन रात सख्त मेहनत करने वाले अपने मेहनत कश काश्तकारों की ज़िंदगी को विखार फराहम करने और उनकी खुशहाली को यकीनी बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी। हमारे काश्तकारों के अज़्म और उनका जज्बा हमारे लिए तरगीब का जरिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों में हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में तब्दीली लाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। बेहतर आबपाशी से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक, ज़्यादा खर्च से लेकर मुनासिब ज़रई इंश्योरेंस के लिए बाजार बनाने तक, मिट्टी की हेल्थ से लेकर बचौलियों को हटाने तक जामे इक़दाम किए गए हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी गहरे समंदर में मछली पकड़ने के काउंटर किट से मुतालिक तनाज़े के खिलाफ अलामती मुजाहरे का हिस्सा बनने के लिए चाशुम्बे को माहीगीरों के साथ समंदर में उतरे। राहुल गांधी कोलम के नज़दीक वाडी साहिल से सुबह करीब 5:15 बजे कश्ती में रवाना हुए और माहीगीरों के साथ समंदर में जाल डालकर मछली भी पकड़ी। वो करीब 7:45 बजे वापस लौटे। उन्होंने अपने समंदरी सफ़र के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो माहीगीरों की ज़िंदगी का तजुर्बा करना चाहते हैं। वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हुकूमत की मुबैना गलत पॉलिसियों की वजह से माहीगीरों के सामने आने वाले मसलों पर उनके साथ बातचीत करने से पहले समंदर में गए। उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह अपने भाइयों के साथ समंदर में गया था। मैं देखना चाहता था कि वो ट्रॉलर के साथ क्या करने जाते हैं। हमने मछली पकड़ने की कोशिश की लेकिन सिर्फ एक ही मिली। हम खाली जाल के साथ वापस आ गए। ये मेरा तजुर्बा था। उन्होंने कहा कि माहीगीरों के लिए मख्तस वजारत ना होने की वजह से ही माहीगीरों के हुकूक की हिफाजत नहीं हो पा रही है। हुकूमत ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिए 7,350 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन पर मबनी प्रोत्साहन योजना यानी हौसला अफजाई का मंसूबे को मंजूरी दे दी है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर पर जोर होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में चाशुम्बे के रोज़ काबीना की मीटिंग में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत का इरादा मुल्क में घरेलू सतह पर आईटी हार्डवेयर का प्रोडक्शन बढ़ाना और उसके एक्सपोर्ट को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा 4 वर्षों में मुताल्लिका सनतों को 7,350 करोड़ रुपए की रकम हौसला अफजाई के तौर पर देगी। इससे इस शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होने और बड़ी तादाद में रोजगार के मौके पैदा होने का इम्कान है। मंसूबे की बुनियाद सन 2019-20 होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस मंसूबे से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर बनाने वाली 5 मल्टीनेशनल कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को फ़ायदा मिलने का इम्कान है। प्रसाद ने कहा कि हुकूमत के इस कदम से मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग का एक माहौल तैयार होगा और इससे मुल्क में 1,80,000 बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार के मौके मुहैया होंगे। मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही है, ये आपको हम पहले पीएलआई के बारे में दोबारा बताना चाहते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर मोबाइल फोन हम लोगों ने अनाउंस किया अप्रैल
20 में जुलाई तक का उसका एप्लीकेशन की डेट थी। हाइट ऑफ कोरोना, इस बात को समझें आप। और आज आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 महीने में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई जो मोबाइल बनाती हैं, और 35,000 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस हो गया है। 22,500 लोगों को नौकरी मिल चुकी है इस स्कीम में, और लगभग 1,300 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। Therefore, the production link incentive for mobile phone and components, which was announced in April during the height of COVID, delivered production worth 35,000 crores, jobs to 22,500 crores, and about 1,300 crores of investment by them. और इसमें हमें पूरी कोशिश, हमारा विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ का निर्माण करेंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे, और लगभग 8-9 लाख लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी देंगे। और इस पूरे हमारे स्कीम का एक फोकस है कि हमें ग्लोबल चैंपियंस को वर्ल्ड से हिंदुस्तान में लाना है, और हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स को नेशनल चैंपियन बनाना है। ग्लोबल चैंपियन एंड नेशनल चैंपियन, इसके साथ मिलकर हमें काम करना है। तो हमने बताया कि कोरोना के कठिन काल में भी हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो अगर ये हमारा रिकॉर्ड है, तो बजट को भी हम जमीन पर उतारेंगे, और प्रधानमंत्री का निर्देश हम लोग को मिल चुका है कि 1 अप्रैल से ही जब बजट शुरू होगा। इक्वेडर की 3 जेलों में मुख्तलिफ गैंग्स में हुई पुरतशद्दुद झड़पों में कम से कम 75 कैदी मारे जा चुके हैं। इन झड़पों के दौरान कुछ कैदियों ने फरार होने की कोशिश भी की। प्रिजन डायरेक्टर एडमुंडो मोनकायो ने बताया कि ये झड़पें पीर की देर रात मुख्तलिफ गैंग्स के बीच में शुरू हुई। ये गैंगवार मंगल के रोज भी जारी रही। करीब 800 पुलिस एहलकारों को हालात पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया। इन झड़पों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ¡Dame otra! Acá, mándala arriba, mándala arriba. ¡Mándala por si acaso, mándala! ¡Dame otra! ¡Ya! ¡Venga! ¡Al piso! ¡Dame otra! ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Tíralo al piso! ¡Al piso! Aguanta, aquí le cojo, espérate. Quédate aquí conmigo. Dame otra. Dame otra. उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में एक खेत से बेहोशी की हालत में बरामद होने वाली तीसरी जेरे इलाज मुतासिरा को मंगल के रोज होश आ गया। 3 लड़कियों में से जिंदा बच जाने वाली मुतासिरा उस लड़की ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उस दिन का मुकम्मल वाकया बयान किया और बताया कि बकिया दोनों लड़कियों की मौत आखिर किस तरह हुई थी। लड़की के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस मजीद कार्रवाई में मसरूफ हो गई। एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि लड़की ने अपने बयान में कहा कि विनय और उसका दोस्त वाकये के दिन खेत में आए थे। उस वक्त वो और 2 दीगर लड़कियां मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए वहां मौजूद थी। विनय ने उन्हें कुछ खिलाने की पेशकश की, जिसे लड़कियों ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद विनय ने उन्हें पानी दिया, जिसे पीने के बाद वो तीनों बेहोश हो गईं। एसपी आनंद कुलकर्णी ने मजीद बताया कि लड़की ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम ने उसे जिनसी तौर पर हरासा नहीं किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पानी में कीड़े मार दवा मिलाकर तीनों लड़कियों को पिला दी थी। लड़की ने यह भी बताया कि वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गई, लेकिन उसे छेड़खानी या जिनसी ज्यादती का शिकार नहीं बनाया गया था। पुलिस अफसर ने कहा कि मुतासिरा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, बयान को तफ्तीश में शामिल कर लिया गया और अब उसी की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि पुलिस इस मामले में कलीदी मुलजिम और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस के मुताबिक यह मामला एक तरफा मोहब्बत का था। पुलिस के मुताबिक विनय को एक लड़की से मोहब्बत थी और उसने उसका इजहार भी कर दिया था, लेकिन लड़की ने उसकी मोहब्बत ठुकरा दी। इससे विनय शदीद नाराज हो गया और लड़की को जान से मारने का फैसला कर लिया। उसके बाद उसने पानी में कीड़े मार दवा मिलाकर लड़की को पिला दिया। हालांकि वो सिर्फ एक लड़की को मारना चाहता था, लेकिन पानी तीनों ने पी लिया। तीनों लड़कियों की हालत बिगड़ गई और 2 की मौत हो गई। वेस्ट बंगाल में असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने चारशुम्बे को हुगली में रैली को मुखातिब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़िया बयान दिया। उन्होंने मोदी को मुल्क का सबसे बड़ा दंगेबाज कह दिया। ममता ने कहा कि जैसा अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ, मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। तशद्दुद से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ममता ने कहा कि बंगाल पर बंगाल का ही राज होगा, गुजरात का बंगाल पर राज नहीं होगा। मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, गुंडे बंगाल पर राज नहीं कर सकेंगे। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी की बीवी से सीबीआई की पूछताछ पर कहा कि यह बंगाल की खवातीन की बेइज्जती है। ममता ने कहा कि हर बार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को टोलाबाज कहकर बुलाती है, लेकिन मैं कहती हूं कि भाजपा दंगेबाज और धंधाबाज है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में वो गोलकीपर रहेंगी और बीजेपी को एक भी गोल नहीं करने देंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चारशुम्बे के रोज दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर में 4 दहशतगर्द मारे गए। अभी कुछ और दहशतगर्दों के छिपे होने का शक है। मारे गए दहशतगर्दों की अभी पहचान नहीं हो सकी, यह जानकारी पुलिस ने दी। इससे पहले सीआरपीएफ ने कहा था कि इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों को घेरा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े जराये ने बताया कि इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद सुबह उनकी तलाश शुरू की गई थी। उसी वक्त सर्चिंग टीम पर गोलाबारी शुरू हो गई। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई कर दी। इससे पहले 18 फरवरी की रात से 19 फरवरी की सुबह तक शोपियान में चले एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। शोपियान में मारे गए तीनों दहशतगर्द लश्कर तैयबा के लोकल आउटफिट अल बद्र से जुड़े थे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 27 लाख से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 98 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान यूरोपियन यूनियन ने 6 मुल्क जो कंट्री बॉर्डर्स हैं वहां पर आमद और रफ्त को नॉर्मल करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ये पाबंदियां अब तक 2 बार लगाए और फिर हटाए जा चुके हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने यह फैसला किया है। इस बारे में यूरोपियन कमीशन को एक रिपोर्ट भेजी गई है। इस पर आज फैसला आ सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ कवायद जारी होंगे। हाल के दिनों में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच इस मुद्दे पर तनाव हो गया था। इसके बाद हालात मामूल पर लाने के लिए सहमति बनी। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद 104 तक पहुंच गई है, जबकि ये तादाद 3 दिन पहले तक 100 से कम थी। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस दौरान एक्टिव केसेस में कमी आई है। दरिया असला मुल्क में अब तक 1 करोड़ 21 लाख 65,598 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। चारशुम्बे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 13,742 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान 14,037 मरीज शिफायाब हुए, जिससे तादाद 1 करोड़ 7 लाख 26,702 हो गई। एक्टिव केसेस 399 से घटकर उसकी मजबूरी तादाद 1 लाख 46,907 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मरीजों की 104 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,56,567 हो गई। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी सेंटर्स और 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीका लगाया जाएगा। इसमें 40 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी सेंटर्स में जाते हैं तो उनके लिए टीका फ्री होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसे देने होंगे। जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑफिशियल सेंटर्स होंगे उस पर ये टीका बिल्कुल फ्री लगेगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे
अगर वहां पे लोग ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उन्हें चार्जेस देने होंगे। अगले 3-4 दिनों में वजारत सेहत इस बात पर फैसला ले लेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बन चुके मोटेरा में इंडिया इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड पहली पारी में 112 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में इंडियन टीम ने 34 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर हैं। अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 ओवर यानी 15वें और 16वें ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। ओपनर शुभमन गिल 11 रन बनाकर आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की बॉल पर जैक क्रॉली ने उनका विकेट लिया। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा खाता भी नहीं खोल सके और स्पिनर जैक लीच ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। 1,32,000 ऑडियंस की कैपेसिटी वाले नए बने स्टेडियम में पहली बार इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में इंग्लैंड के लिए 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इनमें जॉन बेयरस्टो और ओपनर डॉम सिबली 0 पर आउट हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के इलाके में वाक़, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, उसका रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और करीब में ही तैयार होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ममलिकत बराए खेल किरण रिजिजू भी मौजूद थे। आज से इंडिया और इंग्लैंड के माबीन मौजूदा सीरीज का तीसरा टेस्ट उसी स्टेडियम में शुरू हुआ। 2016 में जब स्टेडियम की तामीर नौ के लिए इसे मिसमार किया गया तो इसमें 54,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश थी। फिर इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया था। अब इसका नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, जो माजी में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी थे। आज इस स्टेडियम के इनॉग्रेशन के मौके पर सदर जमहूरिया ने ईशांत शर्मा को उनके 100वें मैच के मौके पर तहनीत भी पेश की। अमित शाह, Secretary of Jay Shah is here as well, and it's so nice to मोटेरा स्टेडियम को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, एजेंसी तथा सहयोगी विशेष सराहना के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं भी सर्वश्रेष्ठ है। इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गुजरात के मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।